जी एक्सरसाइज इसी के साथ ही बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स ये हमने स्टार्ट की थी। ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट है इसमें ट्रीज ब्लैंक बिकॉज ऑफ क्रूअल वुड कटर्स। इसमें अब ये देखें कि दो वर्ड्स हैं। फॉल जो है ना, फॉल बेसिकली FALL, फॉल, फॉल का मीनिंग होता है गिरना। और उसकी सेकंड फॉर्म है फेल, पास्ट फॉर्म उसकी, जिसे हम कहते हैं गिराया, गिरा सॉरी। लेकिन एक वर्ब है फेल। फेल क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। फेल का मतलब होता है गिराना। ये भी एक है गिरना, एक है गिराना। फॉल का मतलब है, जैसे आप कहते हैं कि माय फ्रेंड फेल डाउन, माय शू फेल डाउन। अब ये चीज़ें जो है, इसमें फेल हम पास्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ करते हैं। एक फेल का मतलब गिराना भी है। एनीवे यहाँ पे हमने देखना है कि ट्रीज के साथ हम क्या यूज़ करेंगे। ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूल वर्ड कटर्स। फॉलन तो देखें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है, ये तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम यूज़ कर नहीं सकते एज अ वर्ब। फेल मैंने कहा था गिराना होता है, तो अगर हम कहेंगे ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूल वुड कटर्स के गिराना, तो वो वुड कटर्स अगर स्टार्ट में होता फिर तो ये फेल हम फर्स्ट फॉर्म समझते। लेकिन यहाँ हम जो देखते हैं ना, अब ट्रीज के साथ फॉल्स भी यूज नहीं हो सकता, फेल्स भी यूज नहीं हो सकता। तो ये जो फेल है, इसको हम ये समझेंगे कि ये हमने इसको यूज किया है फॉल की सेकंड फॉर्म के तौर पे। ट्रीज फेल, ट्रीज गिर गए। ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूल वुड कटर्स, क्रूल वुड कटर्स की वजह से दरख्त गिर गए। ये जो वुड कटर्स हैं इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है, वो भी यूज किया जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती ये इतना कॉमन क्यों नहीं हो सका। हालांकि हम लैंग्वेज में ये कहते हैं कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब ये होता है कि जितना इख्तिसार होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा समझा जाता है। जितना इख्तिसार होगा, कम से कम वर्ड्स। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि दो वर्ड्स को तो ज्वाइन करके हमने बना दिया। अगर सिंगल वर्ड यूज किया जाता तो एक वर्ड है LOGGER, लॉगर। लॉग आप जानते हैं लकड़ी को कहते हैं, तो लॉगर उससे वर्ड कट रहा है। इस वर्ड को ज़्यादा कॉमन होना चाहिए था, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। एनीवे, ट्रीज फेल, गिर गए। ब्लैंक, स्टिल। इसमें अब दो वर्ड्स हैं, लाए और ले। वही वाला मामला है जो हमने अभी बात की थी, जिसमें फॉल और फेल। फॉल से हमने कहा कि फॉल अगर तो गिरना हो फिर पास्ट फॉर्म इसकी फेल होती है। एक फेल होता है गिराना। ये देखें किस तरह यूज होते हैं। कुछ वर्ब्स ये ना अजीब वर्ड्स हैं, यहाँ से आप इनको देखें। ये देखें, जैसे फॉल की बात हुई है, जी अब जरा इसको चेक कीजिए। फॉल ये है इंट्रांसिटिव वर्ब। ये दो तीन वर्ब्स हैं जिनकी एग्जांपल्स आपको देनी है। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती।
ऑब्जेक्ट हम इसमें डिमांड नहीं करते, व्हाट और हु का आंसर इनके बाद हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इंटरेस्टिव है। और इसकी फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म्स देखें, फॉल से फेल और फॉलन। एक है फेल, फर्स्ट फॉर्म के तौर पे फेल, ये है ट्रांसिटिव। जस्ट ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे जब आप यूज करेंगे तो फिर ये रेगुलर वर्ब बन जाता है। रेगुलर वर्ब से क्या मुराद है? फेल्ड, फेल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि वर्ब्स को हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। किस बेस पे? ये जो टर्म्स है ना, कभी हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स, कभी हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, कभी इरेगुलर वर्ब्स, कभी कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात तो ये हो गई सॉरी, कि ट्रांसिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिस वर्ब के बाद हमें व्हाट या हु का आंसर रिक्वायर्ड हो। व्हाट या हु इसका आंसर रिक्वायर्ड हो तो ये वर्ब है ट्रांसिटिव। जैसे आप कहते हैं कि माय फ्रेंड बोट, BOUGHT, बोट, बोट व्हाट। अब व्हाट का आंसर हमें चाहिए, इसलिए बाय का वर्ब हम समझेंगे कि यहाँ पे ट्रांसिटिवली हमने यूज किया हुआ। अच्छा, ये तो हो गया कि ट्रांसिटिव जिसमें व्हाट या हु का आंसर डिमांड किया जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे व्हाट या हु के आंसर की हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे वर्ब्स में हम कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, उनको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जैसे आप कहते हैं अली केम, अब केम के बाद व्हाट नहीं है। ये तो हो सकता है कि आप हाउ पूछ लें, व्हेन पूछ लें, वाई पूछ लें, वेयर पूछ लें, लेकिन इसमें केम के बाद व्हाट या हु का आंसर हम डिमांड नहीं करते। ये हो गया इंट्रांसिटिव। तो वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हो गए। अच्छा, फिर इनके जैसे हम फॉर्म्स बनाते हैं, उन फॉर्म्स को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, उसमें देखना है कि कुछ वर्ब्स को हम डी और ईडी लगा के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बना लेते हैं। जो पास्ट फॉर्म हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा डी, हम बहुत सारे वर्ब्स में डी लगाते हैं, ईडी लगा देते हैं। इस तरह से जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें भी डी या ईडी हम ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हेट, HATE, हेट। अब हेट के बाद हमने डी लगाया, हेटेड पास्ट फॉर्म, और वही डी हमने ऐड करके हेट के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बना ली, हेट, हेटेड, हेटेड। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रेगुलर वर्ब्स ये कौन से हैं? जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जब हम बनाएंगे किस तरह बनाएंगे? यहाँ वर्ब साथ डी या फिर वर्ब साथ ईडी। ये है जिसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं फिर? इरेगुलर वर्ब्स ये वो हैं जिसमें डी ईडी हम यूज नहीं करते। नो डी
or ed with verbs. verbs के साथ जहां पे हम डी या ईडी हम ऐड नहीं करेंगे वो फॉर्म्स बनती हैं इरेगुलर। वो किस तरह से हैं? जैसे गो, गो से फॉर्म्स क्या बनती हैं? वेंट और गॉन। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी हेट की, हेट, हेटेड, हेटेड, वो लिखी नहीं थी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हेट, हेटेड, हेटेड, ये रेगुलर वर्ब है। और गो वेंट गॉन ये इरेगुलर वर्ब है। इसी रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी को देखते हुए दो टर्म्स हम और भी यूज करते हैं। वो क्या है? जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें हम डी या ईडी ऐड कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं वीक वर्ब्स। ये वीक वर्ब्स हैं। वीक, ये वीक क्यों है? वीक इसलिए हैं कि वर्ब के साथ इजीली डी या ईडी कोई भी आदमी ऐड करे, इनकी फॉर्म चेंज कर। लेकिन ये इरेगुलर जो हैं ये हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग क्यों है? कि इनमें ऐसी कोई किसी आदमी के पास अथॉरिटी नहीं होती कि इसमें कोई डी या ईडी ऐड करे और इनकी फॉर्म्स को चेंज कर दे। अब लेना यहाँ पे आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन बल्कि आपसे करूंगा एंड यू पीपल आर टू आंसर। क्वेश्चन ये है, एज आई टोल्ड यू just now that regular verbs are the ones which take D or ED for their past and past participle forms. And they are called weak verbs as well because they are so weak that everyone can add D or ED and can change the form. But there is irregular verb as well. What is an irregular verb? Irregular verb is the one that doesn't take D or ED for the past participle forms. And such verb that is irregular is also called a strong verb because no one can add D or ED to make any changes to the forms. Yes, the question here is when there is the verb cut and the forms are cut, 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 where would you place it? Is it a regular verb or irregular verb? Rather, sorry, I must ask you whether it is a weak verb or strong verb. Basically, they're the same. If I ask the question about regular verbs, they are the weak verbs. If I say irregular verbs, they are strong verbs. Anyway, you can handle it both ways. So if I ask you the question, there is the verb cut, cut, cut. Is it regular or irregular? Yes, raise your hands for the answer, please. Yes, Rafia. अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये रेगुलर वर्ब्स होंगे? रेगुलर होंगे किस बेस पे? Would you try to explain in English? क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स जैसे गो एंड गोन इसमें चेंज आ I'm saying that you should explain it in English. कोई बात नहीं, इंग्लिश आप स्लो बोल लेंगी, कुछ नहीं होता। गलत हो जाएगी क्या हो जाएगा? देखिए हमने अपनी ये कम्युनिकेशन इसको ऐसी चीज़ों में हम इम्प्रूव कर लें। मैं शायद पहले भी बताया था कि मेरी मजबूरी ये है कि मुझे चीज़ें उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि वो ग्रामर आप लोगों ने इतनी पढ़ी नहीं होती। तो इतनी ग्रामर जो है ना कि हर चीज़ इंग्लिश में बताना शुरू कर दूँ, वो एक ना बर्डन सा बन जाता है। मेरी ये मजबूरी है कि मुझे ये करना पड़ता है। लेकिन अब ये चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पे हम अब इंग्लिश में थोड़ा सा इस पर बात कर सकते हैं। यस, because there is no change in all forms. ओके, cut same. good. So this is not tough for you. You can speak such little sentences quite easily. Anyway, thank you very much. Yes, anyone else? What would you people say about the verb cut? That's what the forms cut.
and cut for past and past participle. Is it a regular verb or irregular verb? यस, आज बोलते नहीं है अहमद रजा और जैन जट किधर चले गए? अहमद रजा से मैं खुद ही पूछ लेता हूँ. Sir, I think intermediate and ये regular and irregular. अच्छा, ओके. ये जैन किधर है? जैन, वेयर इज जैन? Is there Zen or not? Okay, Zen. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullah. Yes, Zen. What would you say about the verb cut? Is it regular or irregular? Sir, regular ही है. Regular है. Okay. How do you assume it to be regular? What's the reason behind its being regular? Yes, Talha. So it is an irregular verb. It is Irregular verb. irregular. Why is it irregular? Why Yes, not sir. regular? Because two people who answered my question, they said that it's regular, and you are saying it's irregular. What basis? So we cannot, so because we cannot just put D or ED and change its form. Very good. So this is the right answer. Cut, cut, cut is an irregular verb because we are not adding D or ED. How can we say that it's regular when we are defining it like having D or ED for the past and past participle forms? But when you're not adding D or ED to the verb cut, so it becomes irregular. Okay, and who's there? Who was it? I just Talha. Yes, Talha, please see your mic. Where's Talha? Let me see. Please raise your hand. Yes. Yes, sir. Yes, Talha. What would you say about the verb spend? S-P-E-N-D, spend. And the forms are spent and spent with T at the end. Is it regular or irregular? Sir, irregular. Irregular. Very good. It's again irregular because we are not saying So spended for the same and reason. spended. Good. Yes, sir. That's the right answer. Good. Okay. तो ये हमारे हो गए कुछ ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बात और वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात. यहीं पे जो बात आपको एक और बतानी है, जैसे हमने ऊपर ये कहा था कि मैं इसको जरा एडजस्ट कर लूं. यस, यहाँ पे हमने ये फॉल और फेल की जैसे बात की ना, इसी तरह से वर्ब्स हमारे पास और भी हैं. आप देखेंगे कि एक वर्ब हमारे पास होता है, उसकी पास्ट फॉर्म जो बन रही होती है, उसी तरह का एक वर्ब ऐसा भी होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म वो होती है, जैसा फॉल में हुआ. फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हमने लिखा और वो था इंट्रांसिटिव वर्ब. उसके बाद फेल जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की हुई है फेल. तो फर्स्ट फॉर्म के तौर पे जो यूज किया वो हमने ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे इसे यूज किया, जिसका मतलब है गिराना. फॉल गिरना था, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी. फेल गिराना है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. सेम इज द केस हियर विद द वर्ब फाइंड. सी नाउ फाइंड. अब फाइंड जो है हमारे पास, इसकी फॉर्म्स आप देखेंगे तो फर्स्ट तो ये देखेंगे ये वर्ब है ट्रांसिटिव. फाउंड, फाउंड, ये हमने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बना ली. अच्छा, एक वर्ब है फाउंड, वो फर्स्ट फॉर्म ही फाउंड है, ये भी ट्रांसिटिव है. इसका मतलब होता है बुनियाद रखना. ये इससे हम वो बनाते हैं कि द कायद आजम वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. वो फर्स्ट फॉर्म के साथ इजारे हम ER लगा के हम बनाते हैं. सेकंड फॉर्म के साथ तो हम देखें, गो से तो गोअर हो सकता है, गोअर जाने वाला, लेकिन वेंटर नहीं हो सकता जाने वाला.
इस तरह से जब हम फाउंडर कहते हैं तो असल में हम ये वाला फाउंड यूज कर रहे होते हैं, ये फाउंड उसमें यूज नहीं हो रहा होता। तो फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हम इसको रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, फाउंडेड, फाउंडेड। ये रेगुलर है। फाइंड और फाउंड ये दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। फाइंड था हमारा इरेगुलर वर्ब, क्योंकि हमने इससे फॉर्म्स बनाई फाइंड से, फाउंड और फाउंड। हमने फाइंडेड फाइंडेड नहीं बनाई। लेकिन ये जो है फाउंड, ये ट्रांजिटिव भी है और साथ इसके ये रेगुलर भी है। रेगुलर क्योंकि हम ईडी के साथ फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो ज्यादा कंफ्यूजिंग किस्म की फॉर्म्स जो पेपर्स में पूछी जाती हैं वो क्या है, वो आ जाती हैं लाए के साथ। ये इसको भी जरा गौर करें। लाए, लाए है इंटरेस्टिव। या जैन बेटा थोड़ा सा वेट करें, मैं ये आपको बता दूं, मैं अभी बताता हूँ। लाए इंटरेस्टिव है, इससे हमारी फॉर्म्स बनती है लाए, ले, लेन। अब ये वाला वर्ब जो है ये इंटरेस्टिव भी है और इरेगुलर भी है। इरेगुलर है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग भी इसे हम कहेंगे। अच्छा, मुकाबले पे जो वर्ब है वो है ले, वो फर्स्ट फॉर्म है। एक तो हमने अभी लाए से सेकंड फॉर्म ये ले बनाई थी, वो और है। यहाँ पे ले एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होता है, ट्रांजिटिव। इसकी फॉर्म्स हैं लेड, लेड। अच्छा, इसमें यह भी याद रखें कि इसको हम रेगुलर ही समझेंगे कि हमने डी ऐड किया है, वो सिर्फ स्पेलिंग का एक ऐसा इसकी फॉर्मेशन है कि हमें वाई को चेंज करना पड़ रहा है। वरना हम ये नहीं समझेंगे यहाँ हम आईडी ऐड कर रहे हैं। हम आईडी नहीं ऐड कर रहे, ये हम असल में डी ही ऐड कर रहे हैं। वो डी या ईडी का जो हमारा है वो तो सिर्फ स्पेलिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे वाई अब रह नहीं सकता था, हमें ए करना पड़ा है, आई सॉरी करना पड़ा है। तो ये लेड और लेड, इसको हम डी ही समझेंगे कि हमने सिर्फ डी ऐड किया इसमें, तो ये बनेगा हमारा रेगुलर वर्ब। रेगुलर है तो डेफिनेटली ये वीक भी है। अब इसको ये देखना है कि करेक्शन में आपने ये भी पढ़ा हो, उसमें ये वर्ब दिया जाता था आपको कि आई लेड इन बेड फॉर एन आवर। अब आई लेड नहीं हो सकता, क्यों? लाई का मीनिंग है लेटना, ले है लेटा, वो ले तो वहां पे हो सकता है, लेड नहीं। लेड का मीनिंग क्या है? लेड का मीनिंग है रखना किसी चीज को। किस तरह से? जैसे आप कहते हैं प्लीज ले द पेन ऑन द टेबल, ले, उसकी सेकंड फॉर्म लेड बननी है। तो अगर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो डेफिनेटली इसका कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन जब आपने ये कहा ना कि माय फ्रेंड ले इन बेड, अब ले जो आपने यूज किया है वो ठीक है, लेकिन लेड कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इन फॉर्म्स को भी ख्याल करना है। ये जैन का क्वेश्चन ले लेते हैं अब। जैन प्लीज रेज योर हैंड। सर ये फाउंडेड जो है इरेगुलर नहीं है? नहीं बेटा, फाउंड देखना, जब हमने ये, मैं आपको यहाँ नजर आ रहा है नहीं आपको ये सामने फाउंड, सामने आपको? यस सर। हाँ जी, फाउंड यस देखना। सर। फाउंड के साथ हमने ईडी ऐड किया है। सर ये अभी आपने कहा था कि इरेगुलर कहेंगे जब डी और ईडी ऐड करेंगे। नहीं, ये आपके सामने लिखे हुए, ये यहाँ पे लिखा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है तो रेगुलर लिखा हुआ है ना, ये अंडरलाइन किया मैंने। यस सर। रेगुलर के आगे हमने क्या कहा, सिर्फ वीक वर्ब साथ में लिखा। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के लिए क्या करेंगे? यस सर।
डी और ए डी आप भूल गए मेरा। इनके साथ ना कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप क्या करते हैं इनका? मैं सर नहीं, बाकी भी बच्चे, चले आप अपना बता दें, इनका कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं या नहीं? नहीं सर, मैं बस समझता ही हूँ। अच्छा चलें, इनको फिर याद भी रखा करो बच्चे, ठीक है। मैंने समझा शायद मैंने बाकी गलत बता दिया कुछ। चलो कोई नहीं। चलिए, तो इसके बाद ये तो होगी वर्ब्स की बात। अब हम आते हैं अपने उसी एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नंबर 2 पे, स्टिल। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो हम कहते हैं ना लाए, लाए का मतलब है किसी ने कहा कि लाए यानी लेटो, लाए स्टिल, खामोशी से लेट जाओ। अगर आप ले कहेंगे यहाँ पे, ले फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आप यूज करेंगे अगर, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। ले व्हाट, किस चीज को यहाँ पे रख दें हम स्टिल, तो इसलिए यहाँ पे लाए। उसके बाद ब्लैंक द ब्रेकफास्ट देयर। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट कह रहे हैं, बास्केट। तो ले द बास्केट देयर। अब ये फर्स्ट फॉर्म के तौर पे ले हम यूज करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट है वहां पे द बास्केट। फिर है ब्लैंक अर्ली विद अ लॉक। यस, एक है राइज, ये जिस तरह से हमने बाकी वर्ब्स में देखा, राइज है बुलंद करना, बुलंद होना, ये भी है राइज। जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता यानी बुलंद होता है। एक है रेज, बुलंद करना किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या है कि अब उठना है या किसी को उठाना है। तो जब ये किसी को आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को कुछ कहते हैं तो उसमें हम राइज यानी उठो, रेज के बाद तो हमें कुछ ये ऑब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। जैसे मतलब रेज योर हैंड, रेज के बाद ऑब्जेक्ट है, राइज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ राइज चाहिए। राइज अर्ली विद द लार्क, लार्क बर्ड है यानी उस परिंदे के साथ आप भी उठ जाए। फिर है ब्लैंक योर हैंड्स, अब फिर देखिए वो आ गया रेज योर हैंड्स। फिर 6 नंबर पे है ब्लैंक देयर, यस सिट देयर या सेट देयर। सेट है तो सेट तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। सिट है इंट्रांजिटिव वर्ब के वहां बैठे। फिर ब्लैंक द लैम्प ऑन द टेबल, यस सिट तो नहीं हो सकता, अब सेट है कि उसको आप रख दें वहां पे। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। हीट ब्लैंक मेटल्स, यस हीट चूंकि एक ग्रामेटिकल सिंगुलर है, ग्रामेटिकल सिंगुलर से मुराद वो होती है ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं कहते। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब तो डेफिनेटली या सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, वो नाउन्स पे डिपेंड करता है। तो नाउन चूंकि हमारा वो सिंगुलर होता नहीं है, लेकिन ये वर्ब वो लेता है जो सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है। इस वजह से जितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हम ग्रामेटिकल सिंगुलर कहते हैं। तो हीट एक्सपैंड्स, एस वाली बी फॉर्म। द कार, ये मेरा ख्याल है कि मैं साथ टिक भी कर दूं ताकि आप लोगों को ये पता भी चलता रहे। द कार स्टॉप या स्टॉप्ड, जाहिर है कि ये स्टॉप्ड हो सकता है, स्टॉप तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉप होता तो स्टॉप्स होना चाहिए था क्योंकि सिंगुलर नाउन है। यू मस्ट ब्लैंक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। द बॉय इज, यस अब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती। फ्लाइंग है, is flying the kite. The rider blank off the horse, गिरा है उससे, गिराया नहीं है किसी को, fell off. The explosion, यहाँ भी अभी हमें सेकंड फॉर्म चाहिए कि उसने डुबो दिया, तो इसमें सिंक, सिंक का मीनिंग होता है, अच्छा ये सिंक और ड्राउन का डिफरेंस कौन बताएगा? ये पहले जिशान जफर से पूछ लेते हैं क्योंकि इससे अभी बात नहीं हुई। यस जिशान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा। सिंक है जानदार चीज का डूबना और ड्राउन है जानदार चीज का डूबना। अच्छा चलिए, और राफिया।
Yes, Sir, same. 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 Okay. Yes, then. सर आपका सर भी यही सिंक आंसर है? में यस सर सेम ही। अच्छा जी, ये आप याद रखें कि सिंक और ड्राउन, इनमें जो डिफरेंस आप बता रहे हैं ये डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये है कि जब आप कहेंगे सिंक, सिंक का मीनिंग होता है सिर्फ पानी में जाना, यानी वो डूबना जिसे हम कहते हैं, ठीक है तो डूबना हम कह लें, लेकिन मतलब क्या होता है वहां पे कि हम जब बात ये करते हैं कि कोई चीज़ सिर्फ पानी के अंदर गई, जैसे आप अपनी टांगे पानी में डाल देना, तो पानी आप देखोगे नहर के किनारे आप बैठ जाते हैं कि आपने वो फीट पानी के अंदर कर देते हैं। अब ये जो होता है ना, उस सूरत में हम ये समझते हैं कि सिर्फ पानी के अंदर जाना, लेकिन ड्राउन जो होता है, ड्राउन ड्राउन होता है डूब के मरना। वो मरने की बात जहाँ पे आती है ना, वो वहाँ पे हम ड्राउन यूज करते हैं। अच्छा, अब हो सकता है आप ये समझें कि बात तो वही है कि सिंक बेजान, क्योंकि बेजान कौन सा मरती है चीज, तो ड्राउन जो होता है जानदार को डूबना, ऐसा नहीं है। जानदार भी अगर सिर्फ पानी के अंदर जाए, बोतल गा के बाहर आ जाए, तो उसके लिए आप ड्राउन यूज नहीं करेंगे, उसके लिए सिंक यूज होगा। इसलिए ना ये कुछ ये मीनिंग्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम सही वर्ड्स तक पहुंचे, कि इनके जो है ना डिफरेंस वो ये नहीं है कि जानदार का डूबना और बेजान का, बल्कि सिंक का मतलब सिर्फ पानी के अंदर जाना। एक स्टोरी होती थी कभी फर्स्ट ईयर में, वो उसमें कहा जाता था कि एक उसमें था ये सीगल, तो सीगल के बारे में ये कहा जाता था कि वो सीगल जो था वो उड़ता नहीं था। उसके ना उड़ने की वजह से उसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उड़े, लेकिन वो उड़ता नहीं था। अब उसके ना उड़ने पे उन्होंने अब डिफरेंट ट्रिक्स थे उसके साथ खेले कि किस तरह इसको उड़ाया जाए। उसकी जो मदर थी उसने ये किया कि क्यों ना इसके सामने उसे लाके ना वो एक फिश पकड़ी, उसे वो अपनी चोंच तेज कर कर के नीचे रगड़ रगड़ के उसको खाया। वो इसका बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी ऐसे करूं। उसने क्या किया, उसकी मदर ने उसे पकड़ा और ये चट्टान के किनारे पे था, वो उड़ती उसके पास गई। अब उड़ते उड़ते उसने उसके पास जाके ना वो रुक गई। अच्छा, अब जब वो वहां पे रुक गई तो ये तो समझा कि मेरे पास आ रही है, आगे को ऐसे हुआ तो वो पीछे हट गई, ये गिर गई। अब नीचे गिरना तो उसके पाँव, ये जो पर थे उन्होंने फ्लैप किया, ये उड़ गया। इससे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो उड़ना आसान है। ऊपर उड़ते उड़ते फिर उसने कहा कि बहरहाल एंड पे आके उसने कहा कि ये थक गया फिर उड़ते हुए। उसने सोचा कि अब मैं नीचे उतरूं। अब नीचे था समुंदर, समुंदर में उसने क्या किया कि अब वो अपनी टांगे उसकी पानी के अंदर चली गई। उस पे वो राइटर ने ये कहा कि his legs sank into water, then his belly touched the water and he sank no farther। तो मजीद नहीं डूबा। अब ज़ाहिर है ये तो जानदार था, इसके लिए ड्राउन होना चाहिए था, लेकिन he sank no farther मतलब क्या है कि वो मजीद नहीं डूबा। तो ये सिंक और ड्राउन का ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो व्हेन द एक्सप्लोजन, सिंक डूबना होता है, सैंक तो सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पे मीनिंग ये चाहिए कि उसने डुबो दिया। द एक्सप्लोजन सिंक्ड, सेकंड फॉर्म हम वो वाली यूज करेंगे। सिंक का एक मीनिंग है डूबना, उसकी सेकंड फॉर्म है सैंक। एक सिंक का मीनिंग है डुबोना, उसकी सेकंड फॉर्म है सिंक्ड। यानी डुबोना की सेंस में यूज करेंगे तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बनेगा, और डूबना की सेंस में यूज करेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म सैंक, जो कि एक इरेगुलर वर्ब बनेगा। देन आई वॉन्ट टू गो नाउ, ये मैं यहां टिक कर देता हूं। व्हाट आर यू डूइंग? यस, देयर, अब वहां पे क्या कर रहे हैं? देयर इज अ मिस्टेक, यस, द लाइन नंबर 9, यस। यहां पे अब आप प्रेपोजिशंस आपने सही यूज करनी है, तो वो इन बनती है
उस लाइन में इन, और यहाँ पे ये एक एरर भी आपको बता दूं, ये गलत इसने यूज कर दिया। रूल ये है किसी नाउन के बाद अगर नंबर आ जाए तो उससे पहले हम वी यूज नहीं करते। यहाँ द लाइन 9 नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन 9 होना चाहिए। देखें जैसे आप कहते हैं कि माय यंगर ब्रदर स्टडीज इन क्लास 8, इन क्लास 9, इन द क्लास नहीं आप कहते। वहां पे किसी भी नाउन के बाद नंबर आ जाए, न्यूमरल आ जाए, तो हम दी यूज नहीं करते, याद रखना। एक बल्कि बात और भी बता दूं कि हम एक बड़ी गलती बहुत बड़ी है कि घरों में पेरेंट्स हमें इंग्लिश सिखाते थे। जब कभी हमने भी इस तरह की सीखी, आपने भी बहुत सारी इस तरह की सीखी होगी, तो उसमें पूछा जाता था सेंटेंस, इन विच क्लास डू यू रीड। चलिए जरा ये बताएंगे कि किस किस ने ये सेंटेंस अपने फादर से सुना हुआ है, इन विच क्लास डू यू रीड। चलें ये राफिया, हाँ ठीक है, ये हैंड्स आपने रेज किए, मैं इस पे क्वेश्चन को थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये अब उमर फरूक से पूछ लेते हैं। उमर फरूक किधर चला गया? यस उमर फरूक, यस उमर, मेरे साथ ही बात कर लिया करो, हैंड रेज करके नीचे कर लिया फौरन। जी अच्छा, ये सेंटेंस आपने भी सुना होगा, घर में आपके फादर पूछते होंगे इन विच क्लास डू यू रीड। ये स्टार्ट में ना कुछ सेंटेंसेस बड़े हम रटाए जाते थे, इससे ही आपको याद कराया गया था। अच्छा इस जी स्कूल में टीचर भी पूछते थे, स्कूल में टीचर से बिल्कुल ये। अच्छा अब ये आपने देखना है कि कुछ चीज़ें, अब हम चूंकि लॉजिकली इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इसमें साइंटिफिकली जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अब आप खुद सोच सकते हैं कि रीड का मीनिंग क्या होता है। ये उम्र की बात नहीं है, ये उम्र से तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये बाकी बच्चे भी मैंने बताया हमने खुद इसका पढ़ा हुआ है। रीड जो पढ़ना होता है ना, क्या ख्याल है वो स्कूल में पढ़ना होता है या कॉलेज में पढ़ना होता है या किसी चीज को देख के पढ़ना होता है? रीड किसी चीज को मतलब आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना, रीडिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि रीड हम गलत बोलते रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। वहां पे स्टडी का वर्ड आना चाहिए था, ठीक है ना। रीड तो ऐसे है ना कि आई एम रीडिंग अ बुक, इस तरह है ना, आई एम रीडिंग अ लेटर, इस तरह से। तो रीड इस तरह यूज नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, बाकी भी याद रखें। चले मैं ये आपका ना ये माइक बंद कर देता हूँ, वैसे सुन लें। ये जैन का हैंड रेज किया हुआ, ये वैसे किया है या पुराना ही चलता आ रहा है? सर वो पुराना ही किया हुआ है हैंड रेज में नीचे। सॉरी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी कि रीड किसी चीज़ को देख के पढ़ने को हम कहते हैं, इसलिए रीड हम इसको नहीं मानेंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए क्लास में पढ़ना तो ऐसे ही है जिस तरह आप कहते हैं मैं सीए कर रहा हूँ। अब सीए कर रहा हूँ, ये आप जिस वक्त ग्राउंड में खेलने भी जाएंगे तो उस वक्त भी यही कहेंगे। मार्केट में कोई चीज़ लेने गए, किसी ने पूछा जी आप क्या करते हैं, कहते हैं मैं सीए कर रहा हूँ। आप जा रहे हो वहाँ तो सीए नहीं कर रहे होते आप, तो वो रीड नहीं हो सकता, वो स्टडी है आपकी जो एक चलती आ रही है। अच्छा दूसरी बात, विच और व्हाट में भी डिफरेंस है। अगर तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको ऑप्शन दे, उस सूरत में तो हम विच यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि विच इज योर बुक, दिस वन और दैट वन, ये मैंने पूछ लिया। या फिर विच इज योर फेवरेट सिटी, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, इनमें से पूछा मैंने। अब यहाँ मैं विच पूछूंगा क्योंकि मैंने खुद आपको ऑप्शन दिए, लेकिन जहां पे मैं आपको ऑप्शन ना दूं वहां पे आई मस्ट यूज द वर्ड व्हाट, नॉट विच। लाइक व्हाट इज योर फेवरेट सिटी, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक, व्हाट्स योर फेवरेट डिश। अब इस तरह से हम यूज करते हैं। अब देखिए क्लास जब पूछी जा रही है तो पूछने वाला आपको ऑप्शन तो कोई दे नहीं रहा, तो विच क्यों पूछेगा, वो व्हाट पूछना चाहिए। इन व्हाट क्लास डू यू स्टडी। अब दो मिस्टेक्स हमारे सामने आ गई। तीसरी बात, तीसरी जो है ना वो चल जाएगी, उसमें वो इतनी बड़ी कोई एरर नहीं है। वो ये है इन, इन से हम जो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें समझा ये जाता है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें कि व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन। लेकिन ये इन व्हाट क्लास डू यू स्टडी ये चल जाएगा, ये गलत नहीं है। बस बेहतर ये समझा जाता है कि जब हम क्वेश्चन पूछें तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट ना करें, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें। एनीवे
तो यहाँ पे था देयर इज अ मिस्टेक इन लाइन 9। उसके बाद मेसन्स ब्लैंक हाउसेज, हाउस का प्लूरल हाउसेज, हाउसेज नहीं, तो मेसन्स बिल्ड, क्योंकि ये आपने प्लूरल नाउन यूज किया है तो आगे वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। उसके बाद शी वॉज अनवेल, शी वेंट टू वर्क। तो यहाँ पे हमने ये कहना है कि दो शी वॉज अनवेल शी वेंट टू वर्क, अगरचे वो बीमार थी लेकिन काम के लिए चली गई। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखें कि दो या ऑल्दो अगर हम स्टार्ट में यूज कर लेते हैं किसी एक क्लोज में, दूसरी क्लोज में हम बट या येट कुछ नहीं यूज करेंगे, वो गलत है, दोनों गलत हैं। एक ये बताया जाता था स्कूल में कि येट यूज करें, बट गलत है, नहीं, येट भी गलत है, बट भी गलत है। तो दो शी वॉज अनवेल शी वेंट टू वर्क। आई हैव बीन रीडिंग सिंस, यस। अब इसे मॉर्निंग देखना है कौन सा है, एक है MORNING, एक है MOUR। वो मौन होता है, कोई मातम करना, कोई मतलब किसी चीज पे रोना धोना, लेकिन हमें चाहिए मॉर्निंग जो सुबह होती है। ही डाइड 2 years ago, पास्ट डेफिनेट की बात हो तो हम अगो यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट हो तो बिफोर यूज करते हैं। और ब्लैंक शी वॉज लेट वी वेंट विदाउट हर, एज शी वॉज, यानी चूंकि की सेंस में, चूंकि वो लेट थी। व्हाट हैपेंड टू यू, यहाँ पे हमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन चाहिए। योर्स जो होता है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, योर जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, और योर सेल्व्स जो है यहाँ पे यूज हुआ है, योर सेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में बस। द नाइल इज द, अब ये एक तो रिवर की बात होगी, अब यहाँ पे है कि हमने उसके लिए पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा दरिया उसे कहना चाह रहे हैं, तो दी है, दी यूज हो गया, आगे पास्ट पार्टिसिपल सॉरी आगे हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करना है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देन यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये 7 नंबर पे। मुस्लिम्स फास्ट in the month of Ramadan. He is the right man in the right, ही आना है आगे भी, right man in the right place. This is not much, much के बाद हमें noun चाहिए होता है, तो noun ये याद रखें, much के बाद हम कोई adjective use नहीं कर सकते अगर उसकी positive degree आपके पास हो। positive degree से पहले much use नहीं होता। ये कहना कि my friend is much honest, गलत हो जाएगा, वेरी का वर्ड यूज हो जाता है, मच नहीं। His theories are, yes, hard to understand, hard, HARD, hard to understand, adjective यहाँ पे हम यूज करते हैं। Yes, then still waters run deep, ये मुहावरत में भी यूज किया जाता है। स्टिल वाटर, वो जो खामोश पानी होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं, रन डीप। उसके बाद व्हाट ब्लैंक मी मोस्ट इज हिज ऑब्स्टिनेसी, वो जो चीज मुझे तंग करती, व्हाट अनॉयज। उसके बाद एज ही वाज एम्बिशियस आई फेल्ट दैट आई शुडंट, यस, शुडंट के बाद क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स के बाद हम सिर्फ 2 ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बाद हम टू यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं पे टू भी यूज नहीं करते, हमने बेस फॉर्म यूज करनी होती है। तो शुडंट के बाद ट्रस्ट, वो जो 2 हैं जिनके बाद हम यूज कर सकते हैं, एक है यूज्ड, USED, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, यूज्ड टू। और एक टू हम यूज करते हैं ओट के बाद, ओट, यू ओट टू obey your elders, he has been ill since yesterday, they are all, yes, हेल्प में यूज हुआ है आर, आगे हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस के लिए ING लगाएंगे। ब्लैंक ब्रिंग्स विजडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें हमने यूज करना है, तो कौन सी चीज है जो आपके लिए विजडम लेके आती है? एक है एज, एक है एजिंग। एज जो होता है ना, ये बुढ़ापे के लिए हम यूज करते हैं, एजिंग भी बुढ़ापे के लिए यूज किया जाता है, दोनों ही यूज हो जाते हैं। बहरहाल एजिलिटी और एज्ड ये यूज नहीं होंगे। तो
ये इसमें बेहतर है कि हम एज या एजिंग में से कोई भी सेलेक्ट कर लें, दोनों ठीक होंगे। द ब्लैंक मोमेंट ही वॉज डेड, यस। नेक्स्ट मोमेंट, द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज डेड। तो वो हमारी जो एक्सरसाइजेज थी वो ख़त्म हो गई। आगे हमारा ये चैप्टर 2 है जहाँ पे द वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिंगल वर्ड्स यूज़ कम होते हैं। अब वर्ब जो है ना, हम देखें कहते हैं कम, गो, ईट, ड्रिंक, ये सारे वर्ब्स हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत कम है। फ्रेज हमने कहा था कि सिंगल वर्ड में अगर आप कोई मॉडिफायर साथ ऐड कर दें तो एक फ्रेज बन जाती है। देखें, जब हम ये कहते हैं कि बुक, बुक एक नाउन है, लेकिन आपने कहा अ बुक, एक मॉडिफायर साथ आपने ऐड कर दिया नाउन के साथ, तो ये मिलके एक फ्रेज बन गई और इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, वो यूज नाउन के लिए हो रही है। अच्छा, इसी तरह से जब वर्ब्स की बात आती है तो वर्ब्स में भी हम कहते हैं कि वर्ब्स, अकेला वर्ब तो बहुत कम यूज होता है। इसकी मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स दी थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इनके भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब को यूज करते हैं। जैसे अली स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक का वर्ड हमने यूज कर लिया, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ ऐड नहीं किया। अली स्पोक इंग्लिश, उसमें भी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं किया, अली स्पोक इंग्लिश। लेकिन जब बात आती है दूसरे टेंसेस में, बल्कि इवन इन्हीं टेंसेस में जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब साथ ऐड करना पड़ता है। अली डज नॉट स्पीक इंग्लिश, अब डज हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया प्रेजेंट सिंपल में। पास्ट सिंपल में जाए तो हम कहते हैं कि अली डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड अली स्पीक इंग्लिश। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स हम ऐड कर रहे हैं इनमें, लेकिन ये तो हो गया कि अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की बात की। उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस तो बन रहे थे सिंपल सिर्फ वर्ब के साथ, लेकिन उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी नहीं बन सके विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। तो जब हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं उसे क्या देते हैं, वर्ब फ्रेज। तो जब ज्यादातर हम यूज ही वर्ब फ्रेज को करते हैं, उस वजह से वर्ब फ्रेज की टर्म कॉमन हो गई। अब होता यह है कि इसमें वर्ब्स भी हम स्टडी करेंगे तो कहेंगे उन्हें भी हम वर्ब फ्रेज ही, क्यों कि वो भी तो फ्रेज बन जाते हैं ना, क्योंकि उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है फ्रेज की तरह से वो यूज हो जाते हैं। तो जब कोई सेंटेंस लिखा हो ना, उसमें पूछा जाए कि सेंटेंस सिर्फ ये है कि अली गोज आउट, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, तो हम गोज को वर्ब फ्रेज ही कहेंगे। क्यों कि हेडिंग हमने एक वर्ब फ्रेज बना लिया वर्ब के लिए। इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स, अब इसमें ये ग्रीन वाला नीचे आप देखें, व्हाट इज अ वर्ब। डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड स्टेट्स ऑफ माइंड। ये डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करेगा। एक्टिविटीज भी आएंगी, प्रोसेसेस भी आएंगे, स्टेट्स ऑफ बीइंग, स्टेट्स ऑफ माइंड, ये डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। अ वर्ब कैन बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। अब जो वर्ब है ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिसमें एसोसिएटेड वर्ड्स जो उसके साथ वर्ड्स हैं वो साथ क्या होते हैं, वो वही हेल्पिंग वर्ब्स इनके साथ ऐड हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम इन्हें वर्ब फ्रेज कह देते हैं। तो वर्ब्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर यूज्ड इन अ क्लॉज एज आइदर। तो जब इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है तो हम दो तरह से वर्ब्स को देखते हैं। कुछ मेन वर्ब्स होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। ऑक्सिलरी का मीनिंग ही हेल्पिंग है, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म के तौर पे ऑक्सिलरी का वर्ड यूज किया जाता है। मेन वर्ब से मुराद ये होती है कि जो मेन मीनिंग कैरी करता है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वो मेन वर्ब। अब कई दफ़ा ये ओवरलैपिंग होगी, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर जाते हैं और मेन वर्ब का काम भी कर जाते हैं। उनमें ये देखें, बी जो वर्ब है ना, बी, बी और इसी तरह से डू और हैव, ये तीन ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स के तौर पे भी यूज होते हैं एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी किस तरह से, मेन वर्ब क्या है, देखें आपने कहा कि अली इज अ स्टूडेंट,
When you say Ali is a student, is the form of be मैंने अगर आपको याद हो बात ये हुई थी verb जो है ना verb हर verb की एटलीस्ट 5 फॉर्म्स हैं एज मेन verbs और be ऐसा verb है जिसकी 8 फॉर्म्स हैं be की 8 फॉर्म्स में से एक ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम is यूज करते हैं अली इज अ स्टूडेंट अच्छा अब यहाँ पे अली एक मेन वर्ब है अगर आप ये निकाल दें तो पूरे सेंटेंस में वर्ब कोई नहीं है लेकिन एक है कि इसी इज को हम हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं जैसे अली इज स्पीकिंग इंग्लिश अब इसमें ये जो इज है ये सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए हमने यूज किया मेन वर्ब इधर है एक्शन इसके अंदर है तो मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स ये दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं मेन वर्ब के तौर पे कुछ वर्ब्स यूज होंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होंगे दैट्स इट इट्स इनफ फॉर टुडे इट्स योर टर्न टू पुट एनी क्वेश्चंस इफ यू पीपल हैव गॉट यस एनी क्वेश्चंस no questions I think Okay, then इनकी स्लाइड ऊपर से किधर गुम हो गई. Okay, then thank you very much. Assalamu alaikum.